न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमी से निकलेगा। राहत इंदौरी का ये शेर है और ये शेर सटीक बैठता है आईपीएस अनुकृति शर्मा पर। कभी नरम तो कभी गरम, जब जैसा मौका देखा उस हिसाब से हालात को कंट्रोल की, समझा और लोगों से बातचीत की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं अनुकृति शर्मा। तो सबसे पहले अनुकृति में मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ तक पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहला सवाल कि हर पहलू पर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं कि इन दिनों आपका एक वीडियो काफ़ी सुर्खियों में है, जो खूब वायरल भी हो रहा है, लोग इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। ये बुलंदशहर का मामला है और मिशन शक्ति के तहत आप गांव में चौपाल लगाकर लोगों से समस्याएं सुनती हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नूरजहां नाम की बुजुर्ग महिला के घर बिजली का कनेक्शन लगाने पर आप खुद वहां पहुंच गई, जिसका वीडियो वायरल हुआ और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इस वीडियो के पीछे की कहानी क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो पुलिस और जनता के बीच में जो खाई है उसे पाटा जाए। जो अविश्वास की स्थिति है, जो नकारात्मक सोच पुलिस विभाग के बारे में है, उसको बदलने की आवश्यकता है। इसलिए ये मेरी भी विशेष प्राथमिकता रही है शुरू से ही, जब मैं अंडर ट्रेनिंग की तभी से, कि हम जी। मैं गांव गांव जाके लोगों से ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ। पहले जब सुशांत गोल्ड सिटी थाने में थी लखनऊ में, जब अंडर ट्रेनी आईपीएस ऑफिसर थी, तब भी हम लोगों ने पुलिस माई फ्रेंड नाम का इनिशिएटिव चलाया था। उसमें हम स्कूलों में भी जाते थे, कॉलोनीज में भी जाते थे और जन संवाद सीधा स्थापित करते थे। लोगों से बोलते थे कि अगर पुलिस संबंधी आपको शिकायतें हैं तो वो आप हमें बताइए, हम उनका निराकरण करेंगे। उनकी शिकायतें लेते थे और जल्द से जल्द उन पे कार्रवाई करते थे। और बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रिवेंटिव पुलिसिंग के माध्यम से हल की जा सकती है। जैसे कि हम उनको नशे के बारे में बताते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर जुआ सट्टा गांजा इन सब के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है, गोपनीय सूचना है, आप हमसे साझा कर सकते हो। मैं अपना नंबर बताती थी, चौकी इंचार्ज एसएचओ का नंबर साझा करती थी। इसी तरीके से फिर उनको साइबर फ्रॉड वगैरह के बारे में बताते थे। तो ये चीज अ, हम लगातार कर रहे थे। और मिशन शक्ति अभियान जो है, उसके अंतर्गत ये इनकरेज किया जाता है कि हम इस चीज को और मजबूती से करें और महिलाओं पे केंद्रित रख के करें। तो अभी आप जानते हैं कि मिशन शक्ति का फेज 3 चल रहा था, तो उस चक्कर में ये जो मीटिंग्स हैं ये और ज्यादा हुई। नॉर्मली सप्ताह में एक मीटिंग मेरे द्वारा की जाती थी, पर इस अभियान में 15 दिवसीय अभियान था। प्रत्येक दिन हमारे हर थाने से जो महिला कांस्टेबल्स हैं, वो दो दो गांव को उन्होंने कवर किया। उसी के अंतर्गत हम लोग इस गांव में गए थे जिसका नाम है खेड़ी गांव, बगौता थाना क्षेत्र के अंदर। जब टीम वहां पहुंची थी, जब महिलाओं से संवाद स्थापित हुआ, तो उनमें से जब हमने बोला कि बताइए आप लोगों को क्या समस्या है, तो उनमें से एक महिला थी ये नूरजहां, और उन्होंने खड़े होके कहा, मेरे तो जीवन की एक ही समस्या है कि मेरे पास बिजली का कनेक्शन नहीं है, तो आप तो मुझे वही दिला दो। तो जब भी लोग अपनी समस्या बताते हैं, तो वो सामने अपने सिर्फ अधिकारी देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये बिजली विभाग का है, कि ये प्रशासन का है, कि ये पुलिस के दायरे में। वो देखते हैं अधिकारी है और मैं, ये लोग मेरा काम करा सकते हैं। तो हम लोग भी इसी तरीके से सबकी बातें सुनते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उनका काम जितना हमारे स्तर से है वो हो सके। नूरजहां एक वृद्ध महिला थी, 70 साल की हैं, विधवा हैं। इनके दो बच्चे हैं, और ये दोनों ही बच्चे बच्चियां जो हैं विवाहित है, इस समय पंजाब में रह रही हैं। तो यहाँ और ये अशिक्षित भी हैं। तो कभी भी इनका आवेदन ही नहीं हो पाया। और फिर हम लोगों ने अम्मा से कहा कि आपने आज हमें बताया, हम जल्द से जल्द आपके यहाँ कनेक्शन लेकर आएंगे। काम बहुत छोटा सा था। एसएचओ साहब को कहा गया कि आप ये कार्रवाई पूरी कीजिए, पेपर वर्क कीजिए, और हम लोगों की तरफ से इनका कनेक्शन का शुल्क भी अदा किया जाएगा। 2 दिन में सारा काम हो गया, उनका शुल्क अदा हो गया। उसके अलावा हम लोगों ने पंखा और लाइट खरीदा, और हम इनके यहाँ पे बिजली लेकर आ गए। तो ये पूरी कहानी थी नूरजहां जी के यहाँ पे बिजली लाने। जब बिजली आई तो जो वीडियो में दिख रहा है कि उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे 70 साल में बस एक ही सपना लेकर वो बैठी थी कि आज मेरे पास बस लाइट आ जाए जब भी आए बिजली। तो वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से उनके चेहरे पर जो खुशी निकली उस वक्त का। जो वीडियो है सबसे ज़्यादा मार्मिक दिखाता है कि आपके भी कंधे पर हाथ रखती हैं, वो खुशी से बोलती हैं। शायद वो कहना चाहती हूँ कि हाँ, थैंक यू मैम कि आपने मुझे इतने दिनों के बाद बिजली घर में लाया। तो हाँ, वो दृश्य हम सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। और हम लोगों ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, जितना वार्मली इसे जनता ने रिसीव किया, आप सब लोगों ने।
ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। पुलिस निरंतर रूप से कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करती रहती है। हमारे कांस्टेबल्स, ऑफिसर्स फील्ड में प्रत्येक दिन लोगों के जीवन में पॉजिटिव बदलाव लेकर आते हैं। पर नूरजहां जी जो हैं, इनकी खुशी इतनी ज्यादा थी, इन्होंने हम लोगों को इतना आशीर्वाद दिया। इन्होंने कभी भी इनके घर में बिजली नहीं आई थी। तो ये बता रही थी कि पहले तो जो बोल रही थी कि डिबरी और तेल मिलता था, उसी से हमने बच्चों को पढ़ाया। और उसके बाद ये लाइट इनको किसी ने गिफ्ट कर दिया था, तो वो टॉर्च था जो धूप में रखने से चार्ज होता था, तो मैं वो इस्तेमाल करती थी। तो सोलर बहुत वाला। खुशी। और पंखे की, हाँ, पंखे की हवा तो पहली बार यूज कर रही थी। तो अब बहुत ज्यादा खुश थी, और उनकी उस खुशी ने हमारा दिन बना दिया। और मेरे को अब ऐसा लगता है कि नूरजहां को हमने बल दिया, पर नूरजहां ने पूरे यूपी पुलिस को एक अजीब सा नूर दिया है कि पूरी दुनिया में इस चीज की बात हो रही है। बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी हो रही है और शायद ऐसे कई नूरजहाँ होंगे जिनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। आपकी पहल अच्छी है। लेकिन एक चीज़ है जो पुलिस विभाग को, वो चाहे यूपी हो या फिर किसी भी राज्य के हो, पुलिस विभाग को थोड़ा-सा बदनाम भी करता है जब उनसे लोग डरने लगते हैं। पुलिस समाज की रक्षा के लिए होता है, लेकिन जब हम पुलिस के पास जाना चाहते हैं, एक आम आदमी पहुँचना चाहता है पुलिस तक, तो उससे खौफ़ खाता है कि नहीं-नहीं हम क्यों जाएँगे, वो हमें उल्टा कुछ कहेंगे, पता नहीं हमें डाँटेंगे, गाली देंगे। तो ये डर का माहौल मतलब कब तक लगता है कि आपके हिसाब से अपने में हो जाए, आपका मिशन भी कामयाब हो? तो वही मैंने आपसे कहा कि ये एक निरंतर प्रयास है। हमारी जब पुलिस की स्थापना हुई थी, तब वो ब्रिटिश कालीन टाइम में हुई थी। पुलिस का काम ही था फोर्स की तरह इस्तेमाल करना अगेंस्ट इंडियंस, हुँ, ब्रिटिश रूल को कायम रखने के लिए। हम लोग आजाद हुए, पर पुलिस की सोच, पुलिस के लॉज वही पुराने रहे। और ये मानसिकता, बहुत समय लगता है मानसिकता बदलने में। अब हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्टेज में हैं। हम फोर्स से सर्विस के ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हैं। हमारी सर्विसेज का नाम ही है इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा। तो हुँ, ये चीज हम लोगों में तो है, पर जो लोगों में एक ऑलरेडी भय है पुलिस को लेके, जो डर है, वो जाते जाते जाएगा। और उसके लिए मुझे लगता है पुलिस प्रशासन की तरफ से हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। महिलाएं, आप जानते हैं, आज भी जो महिलाएं थानों पे आती हैं, उनके उनके साथ एक टैबू अटैच्ड होता है। हुँ, हुँ, किसी भी हुँ। महिला जो थाने आती जाती है, उसको अच्छा नहीं समझा जाता समाज में, पता नहीं ऐसा क्यों है। जी, जी। और लोग भी कहते हैं हम पुलिस के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते। पुलिस जबकि आप हुँ, ही के काम के लिए, आप ही की सेवा के लिए, इसी काम के लिए कि विवाद कम हो, शांति व्यवस्था रहे। तो ये चीज, ये बदलने की जरूरत है। और हुँ, बदलाव बहुत तेजी से आ रहा है, और हम सब इसके लिए निरंतर रूप से प्रयासरत हैं। और ये जो गांव में जाने की पहल है, लोगों से सीधा संवाद करने की पहल है, ये हुँ। उसी की तरह एक आप कह सकते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। एक वीडियो मैम इससे पहले भी आपका वायरल हुआ था। वैसे तो आप अक्सर सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन एक वीडियो था जो मुझे याद आ रहा है कि बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी थे, जिनको शायद आपके सामने हाथ जोड़ना पड़ा था। तो वो क्या मामला था, वो भी थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या था? कि ऐसे तो खबर में हम चला देते हैं, अब उड़ते-उड़ते वहाँ से खबर है या सुना हुआ, लेकिन आज आप साथ में हैं तो पता है, आप क्यों मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं? मैम मतलब पता हो लेकिन आप कहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा असरदार होगा और वो पता भी होगा लोगों को नहीं, कि आप क्या लोग, ऐसा क्या अब हुआ था? जितने भी लोगों को उसमें रुचि है, उसके ऊपर तमाम तरह के वीडियोस बन चुके हैं और प्रसारित भी हो चुके हैं, जिसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से दी हुई है, आप ही लोगों ने दी। तो जो भी लोग उत्सुक हैं, वो उन वीडियोस को जाके देखें। चुनावी माहौल में अक्सर ऐसा होता है, हम लोग जो है इलेक्शन हुँ, कमीशन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, रूल बाउंड होते हुँ, हैं, किसी से व्यक्तिगत नहीं होता है। हम लोग काम करते हैं उस समय स्टेट इलेक्शन कमीशन, जब म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, तो उस स्टेट इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं। और विधानसभा लोकसभा हुँ, में इलेक्शन कमीशन के लिए काम करते हैं। और जो हुँ, वो रूल्स और जो गाइडलाइन सेट करते हैं, उसी के मर्यादा में रहते हुए हम लोगों को काम करना होता है। हमारा हुँ, बिहेवियर उस समय एकदम हुँ, आप कह सकते हैं कि रूल बाउंड होता है, निष्पक्ष होता है। और हुँ, निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। इसी के तहत वो कार्रवाई की गई थी। और उस समय जो भी आप लोग थे, तो वो न्यूज बन गई। पर मैं अपना काम कर रही थी, और सर एक पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता हैं, तो वो अपना हुँ। काम कर रहे थे। बस इतना मैं कहना चाहूंगी। तो अपने काम करते-करते ही बहस हो गई होगी। बहस नहीं होती, या इस बहस, वजह से हाँ हाँ।
इट्स नॉट अबाउट बहस, इट्स अबाउट कि परसेप्शन क्या है, मतलब उनका, हम वो बहस नहीं कहेंगे। मैं हाँ। फिर यही कहूंगी कि मैं अपना काम कर रही थी, गाइडलाइन और वो अपना अच्छा। काम आगे बढ़ अच्छा। रही थी। अच्छा, एक वो था आपके बारे में, कहा जाता है कि आप खनन माफिया के खिलाफ भी रात को जब मौका मिले एकदम पहुंच जाती हैं आप, मतलब फील्ड पे जम के। तो फिर कई कोई ऐसा इंसिडेंट जिसे लगा हो कि यार रात को जा तो रहे हैं लेकिन ये माफिया खतरनाक हैं, कैसे हैं, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे माफिया लोग से डर नहीं लगता। बाद में आएगा। तो मुझे अच्छा। नहीं, मुझे ये फियर कभी भी नहीं आता कि रात में जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा क्या। वो हाँ। तो इस नौकरी में ये लगा रहता है, हम लोगों का इतना ज्यादा क्रिमिनल से इंटरेक्शन होता है ऑन अ डेली बेसिस। हर तरह के क्रिमिनल से, जो लोग खून किए हैं, रेप किए हैं, जो माफियाज हैं। तो अगर हम लोग डर के काम करने लगेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और मेरे साथ गनर्स रहते हैं, पूरे सुरक्षित माहौल में मैं जाती हूँ, तो डर की कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज़ है मैम कि इन दिनों कुछ जगह से खबर आ रही है कि अधिकारियों की कुछ चीज़ें खो जाती हैं, पालतू चीज़ें, पालतू जानवरें। होता क्या है। हो जाती है? अगर अगर अधिकारी जो होते हैं अधिकारी जो अपर होते हैं लेयर के, अपर लेयर के, उनको उनको उनका अगर कोई उनका अगर पालतू कोई जानवर पालतू है जानवर कहीं है, गायब हो कहीं जाए, गायब हो तो जाए, उसके तो लिए उसके पूरा लिए पूरा पुलिस महकमा पुलिस लगा दिया महकमा लगा जाता है, दिया जाता पूरे है, पूरे डिपार्टमेंट को लगा डिपार्टमेंट दिया को जाता लगा है। दिया वही जाता एक है। आम वही एक आदमी आम के आदमी साथ के अगर कुछ साथ अगर होता है कुछ होता है, तो तो उसमें थोड़ा उसमें थोड़ा बहुत डिले, बहुत थोड़ा डिले, नहीं तो थोड़ा नहीं, बहुत थोड़ा डिले होता बहुत है। अगर डिले किसी होता है, का अगर फोन किसी का खो फ़ोन जाए खो या फिर जाए या किसी के फिर साथ किसी कुछ के हो साथ जाए, कुछ हो जाए, एफआईआर ही दर्ज एफआईआर ही करना हो, दर्ज करना हो, तो थाने तो पे कभी मेरे कभी ख्याल से कभी इसको कभी बहुत जनरलाइज दिनों तक करना, लगता है। जनरलाइज करना उचित नहीं होगा। मैं आपको तमाम ऐसे केसेस बता सकती हूँ जहां हम लोगों ने तुरंत मोबाइल भी दिलाया है, तुरंत लूट के अपराधियों को भी पकड़ा है। ऐसे हमारे पास तमाम एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह का कोई भी जनरलाइजेशन करना शायद उचित नहीं होगा। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जल्द से जल्द हाँ। विक्टिम को न्याय मिले, हाँ। अब वो किसी भी तरह का। तो हाँ। अब उसमें कई बार ऐसा नहीं होता, पुलिस जानबूझ के देरी करती है। चोर अगर वो भी लोग भी बहुत चालाक होते हैं, पट्टा बांध के चेहरे पे आते हैं, फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो कई बार ढूंढने में अधिक समय लगता है, कई बार वो बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। पर पुलिस अपने काम में तुरंत लग जाती है, और हम लोग डिफरेंशिएट नहीं करते हैं कि किसका काम अधिक इम्पोर्टेंट है और किसका काम कम। अच्छा, अच्छा। मैम इससे मैम, जरा इससे जरा हटके एक हटके सवाल एक लेते हैं सवाल कि लेते हैं कि अक्सर अभी देखा अक्सर अभी जाता है देखा कि जाता कोई है कि कोई पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट जो में आईपीएस जो अधिकारी आईपीएस हो या अधिकारी हो छोटे या हो बड़े छोटे हो, हों, बड़े हों, उनको उनको ज्यादातर ये ना ज़्यादातर ये चीफ ना चीफ सेक्रेटरी बनना सेक्रेटरी पसंद बनना होता है, पसंद बड़े होता है, शहरों में बड़े शहरों पोस्टिंग में चाहते पोस्टिंग हैं, चाहते हैं, मतलब मतलब नेताओं के नेताओं करीब के आना करीब चाहते आना हैं। तो चाहते हैं। ये तो आपको ये क्या लगता आपको है कि क्या ये लगता है कि ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी इस जो तरह है, का इस तरह का कंपटीशन कंपटीशन हमारे हमारे पुलिस पुलिस डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट आईपीएस में, के बीच आईपीएस के में या बीच फिर में या फिर छोटे से बड़े छोटे से अधिकारियों में बड़े ऐसा क्यों अधिकारियों में होता है ऐसा कि क्यों होता है नेताओं कि के नेताओं फेवरेट के बनना फेवरेट पसंद बनना करते हैं? पसंद करते हैं? ऐसा नहीं है, मैं वही आपसे कह रही हूँ, जो आपके जो क्वेश्चंस हैं उसमें काफी जनरलाइजेशंस हैं, जनरलाइजेशंस करना उचित नहीं होगा। मैक्सिमम लोग जो आते हैं, जैसे कि जो बाहर के आउटसाइडर वैकेंसी ज्यादा होती है, जैसे मैं भी मूलतः राजस्थान की रहने वाली हूँ। अब मैं हम्म। जयपुर की रहने वाली हूँ, और मेरे लिए बुलंदशहर हो या गोंडा हो या बस्ती हो या नोएडा हो, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसा होता है कि जब हम पुलिस जो होती है वो समाज में से ही आती है, कोई हम्म। अलग से तो अवतरित नहीं हुए होते हैं। तो हर व्यक्ति हम्म। की ये इच्छा होती है कि उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके साथ अगर उसके बूढ़े माँ बाप रह रहे हैं तो उनको अच्छी हम्म। चिकित्सीय सुविधा भी मिले। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में है कि वो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग अच्छी जगह पे जाता है, जहाँ थोड़ी सुविधाएं हो, तो इसके अंदर मेरे ख्याल से कोई गलत बात भी नहीं थी। सबकी अपनी अपनी निजी समस्याएं होती हैं। तो आई हम्म। एकदम ऐसे एक्सपेक्ट करना कि पुलिस विभाग के सभी लोग एकदम नहीं नहीं, मोस्ट नहीं नहीं, और सही तो अपनी नहीं सही मैम, तो नहीं है मैंने मैम, को मैंने। छोड़ के, तो हाँ। सबकी हाँ। अपनी अपनी हर तरह की जिम्मेदारियां होती हैं। तो हाँ। हाँ। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अ, कुछ अलग चलते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद लड़कियों के लिए पढ़ाई करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ऊपर परिवार का, घर का दायित्व होता है, वो निभाती हैं, सारा फर्ज निभाना होता है। लेकिन इस जो रूल है, ये रूल जो बना, ये एक सोच बना, इसको आपने तोड़ा कि शादी के बाद भी आपने यूपीएससी निकाला। तो यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करना कितना मुश्किल होता है? एक हमारे यूथ के लिए जो अभी अपीयर्स होना चाहते हैं, जो अपीयर्स होने वाले हैं, उनके लिए कितना आसान है? ये थोड़ा। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, और इसके अंदर मेहनत, देर इज नो शॉर्टकट। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है।
सारी चीजें छोड़ छाड़ के इसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो कोई भी चीज जो इसके अंदर आड़े आएगी, भले जो मतलब कंपटीशन है ना ये, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन से ज्यादा ये एलिमिनेशन का एग्जाम है हर स्टेज पे। जैसे प्रीलिम्स में आप देखिए तो 6 से 7 लाख लोग अपियर होते हैं, उसमें से 12,000 सेलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। फिर इतने सारे एलिमिनेट हो जाते हैं, उन 12,000 में से फिर बाकी सारे छट जाते हैं मेंस में, 2-2,500 इंटरव्यू के लिए बचते हैं। फिर वो छट जाएंगे और फाइनली लेस देन 1,000 लोगों का सिलेक्शन होता है। तो हर स्टेज पे बहुत हाई चांस है एलिमिनेशन का। तो पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई करनी है, और कोई भी पढ़ाई कर सकता है। और जो मेरा शादी के बाद वाला है, आई वॉज एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। मेरे जो इन लॉज है मुझे बहुत अच्छे मिले, बहुत सपोर्टिव मिले। और मेरी पूरी तैयारी मेरी ससुराल में हुई, मैंने कोई कोचिंग वगैरह करी नहीं। उन लोगों ने ही मुझे ये माहौल दिया। और जब मेरी सर्विस, पहले मेरे को आईआरएस मिली और फिर आईपीएस जब मिली, तो उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि आईपीएस एक डिफिकल्ट जॉब है लड़कियों के लिए, या तुम घर पे नहीं रह पाओगी तो तुम्हें नहीं करना है। आईआरएस में हमारी लाइफ बहुत आसान होती है रिलेटिवली, पर्सनल लाइफ के लिए बहुत समय मिलता है अनलाइक आईपीएस। पर जो मेरे इन लॉज थे उन्होंने इंसिस्ट किया कि बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें आईपीएस लेना है, और ये बहुत अच्छी सर्विस है और तुम बहुत अच्छा करोगी, और बाकी सारी चीजों की चिंता छोड़ दो, हम लोग हैं। तो आई थिंक अगर हमको ऐसे परिवार मिलते हैं तो फिर उसमें हम लोगों को परिवार का सपोर्ट साथ में है ही, अपना पूरा तन मन धन से सेवा के अंदर करके जो काम दिया गया है उसको पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करना चाहिए। मैम आपने आईआईटी जेईई निकाला, उसके बाद बीएसएमएस है, उसके बाद आपने पीएचडी किया, उसके बाद आप अमेरिका जाके पीएचडी कर रही थी, और बीच में फिर तो ये ख्याल कैसे है कि नहीं मुझे यूपीएससी में ही जाना है अब, क्योंकि बनना था वैज्ञानिक, आप तो सोची थी वैज्ञानिक बनना, बन गई आईपीएस। तो होता ऐसा है ना, उस समय जब हम तैयारी कर रहे थे तो साइंस बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, और हम्म, साइंस में जाना था, करना ही था। बहुत हम्म, हैप्पी थे मैं और मेरे हस्बैंड, दोनों ही लोग। और दोनों लोग साथ में पीएचडी यूएस करने गए थे। पर जब आप हम्म, यूएस में जाते हो, और मतलब हम लोग दोनों ही थोड़े सेंसिटिव हैं। जब कॉलेज में हम्म, ग्रेजुएशन में थे तब भी हमें लगता था कि हमें कुछ तो ऐसा करना है जिससे कि हम लोग सोसाइटी में थोड़ा पॉजिटिव चेंज लेकर आए। हम्म, फिर जब हम लोग बाहर चले गए तो हमें ये लगा कि बाहर इन जनरल टेंडेंसी होती है कि इंडिया को गाली बहुत देते हैं इंडियंस, हम्म, ये एनआरआई की भारत में ये सुविधा नहीं है, भारत में वो सुविधा नहीं है। पर हम ये भूल जाते हैं कि जो बदलाव है वो हमको ही लेकर आना है। इंडिया में हम्म, जो भी पॉजिटिव चेंज आएगा वो इंडियन से तो लेकर आएंगे, कोई बाहर से तो आएगा नहीं चीजों को ठीक करने हम्म, के लिए। तो फिर ऐसा हमें लगा कि एक ऐसा मोमेंट आया था जब हम दोनों ने कहा कि चलते हैं यार, चल के हम्म, तैयारी करते हैं और हम्म, सिविल निकलते हैं। और आईएएस आईपीएस आप जानते हैं दोनों ही जॉब्स ऐसी हैं जो कि आप ग्राउंड लेवल पे रह के के लिए हम्म, बहुत काम कर सकते हैं। अगर आप हम्म, ठान ले तो बहुत लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो फिर हमें लगा कि इसी की तैयारी करेंगे चल के, और हम्म। सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो फिर तब भी कुछ करेंगे जिससे कि थोड़ा सा हम लोग पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाए। तो वैभव जी मेंटर रहे ऐसे नहीं, रहे मुझसे हैं? मेरे पति रहे और बस, और वो मेरे कह रहे थे पति हैं वो मेंटर भी रहे। नहीं नहीं, वो मेंटर नहीं है। मैं और वैभव जो है ये चलिए इसको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं और वैभव बैचमेट्स थे। हम लोग हम्म, फर्स्ट ईयर से साथ हैं, कॉलेज में हम लोगों ने साथ पढ़ाई करी। कॉलेज से हम्म, निकलते ही हमारी शादी हो गई थी, क्योंकि हम दोनों लोगों का यूएस में यूएस पीएचडी स्कॉलरशिप हम दोनों को ही मिल गई थी। तो हम हम्म, लोग फिर यूएस चले गए। हम्म, 2013 में मेरी शादी हो चुकी है उनसे। हम्म, उसके बाद जब हम लोग वहां पे थे तब वी डिसाइडेड, 1 साल हम्म, बाद, कि हम लोगों को ड्रॉप आउट करना चाहिए, इंडिया आना चाहिए। तभी मैं आपसे कह रही हूँ ना ये, कि हम्म, मेरी पूरी पढ़ाई ससुराल में हुई। तो हम दोनों ही लोगों ने फिर इन लॉज के यहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मेरे फादर इन लॉ प्रोफेसर है, घर पे रह हाँ, के दोनों लोगों ने तैयारी करी। मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ पे आईपीएस ज्वाइन कर लिया। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम्म, हम लोग इतने साल यूपीएससी को दे चुके थे लोग। हम्म, फिर उन्होंने हम्म, डिसाइड बेहतर होगा कि वो हम्म, उसी कोचिंग वाली साइट के अंदर चले जाएं। हम्म, हम्म, और हम्म, क्योंकि हम्म, इतना पढ़ाई कर चुके हैं और सिलेक्शन हम्म, हुआ नहीं हम्म। है, तो फिर उन्होंने राउस आईएएस को ज्वाइन किया एज अ फैकल्टी। ना मैंने कोई कोचिंग की, ना वो मेरे मेंटर हैं, उल्टा मैं उनकी मेंटर रही। तो ये क्लियर हो जाए। तो ये अच्छा, एक चीज और है कि ये सेल्फ स्टडी मतलब करके कितना पास हुआ जा सकता है, क्योंकि नहीं की आजकल देख रहे हैं कोचिंग कि हो कोचिंग रहे हैं। वगैरह हो रहे हैं। साक्षात एग्जाम्पल है, पूरा पास हुआ जा सकता है। तो आधा वो और वही थोड़ा मैं वही मैं हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। देखो पहले था कि कोचिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं थे, आजकल हाँ, सारा कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है।
और हम्म। हद से ज्यादा आपको दिल्ली एक बार चले जाओ, नोट्स वगैरह लेकर आ जाओ। अगर हम्म। हम वहाँ साइंटिफिक जर्नल्स खुद पढ़ते थे, तो एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हमें कोचिंग करने की क्या आवश्यकता है। जिन हम्म। लोगों को लगता है कि उन्हें थोड़ी गाइडेंस चाहिए, वो खुद से नहीं पढ़ सकते, उनको क्लास में जाके बैठना ही है, उन लोगों के लिए हम्म। ठीक। पर हम्म। जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड हैं और हम्म। तो वो थोड़ा सा अगर रिसर्च करें अच्छे से कि क्या हम्म। पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कहीं से थोड़ी गाइडेंस ले ले, तो कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब मैंने तो बिना कोचिंग के किया था, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग की कोई जरूरत पड़ती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने कोचिंग किया पर उनका हुआ नहीं। तो हम्म। ऐसा नहीं है कि कोचिंग इज इंडिस्पेंसिबल सिलेक्शन हम्म। के लिए। मैम एक वाकया याद आ रहा है कि आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो 2007 से 2012 के बीच में जब आप कोलकाता में थी, BS MS कॉलेज है शायद, अगर मैं सही हूँ तो उस दौरान ऐसा क्या हुआ था कि आपने शायद कॉलेज के बाहर एक चाय की दुकान देखी? वहां पे पता चला कि 15 साल मैं की आपको लड़की। वो बता रही थी कि हम दोनों शुरू से सेंसिटिव थे और समाज के लिए कुछ करना चाहते थे। तो उस समय ये हुआ था कि ये लड़की थी जो हमारे कॉलेज के बाहर हमारे चाय वाले भैया थे, वो दुकान हम्म। लगाते थे, उनकी बेटी थी। 14 साल हम्म। की उम्र में उसकी शादी हो गई, उसके डबल उम्र के आदमी से। शादी, अब उसके जो है परिवार वाले बहुत खुश थे, लड़का बहुत अच्छा था, हम चाह के भी वो शादी रोक नहीं पाए क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव था नहीं। जब तक हम हम्म। लोगों का ग्रेजुएशन हुआ उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे। तो हम दोनों हम्म। को ये लगता था कि वो लड़की बहुत कुछ केपेबल करने लायक थी, बहुत हम्म। मतलब केपेबल थी कि बहुत कुछ कर पाए, बहुत हम्म। इंटेलिजेंट, बहुत शार्प। बट वो हम्म। शी एंडेड अप बीइंग नॉर्मल वाइफ विद 2 किड्स। हम्म। बहुत कम उम्र में ये सब हुआ उसके साथ। तो हमें लगता था कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे समाज में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है। कहाँ मेरे को पापा ने कलकत्ता भेजा हुआ था पढ़ने के लिए, जयपुर से इतना दूर, और कहाँ हम्म। वो बच्ची जो है मेरे से बहुत कम उम्र में 2 बच्चों की मम्मी थी। हम्म। तो ये चीज बदलनी चाहिए थी, और ये बदलाव आप किसी भी प्रोफेशन में होके ला सकते हैं। बट इन सर्विसेज में जैसे मैंने आपको बताया, स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत सारे लोगों की लाइफ को आप टच कर पाते हैं। तो वो एक यस। इंसिडेंट था जो हमें अंदर फोड़ता रहता था। यूएस चले गए थे तब भी। तो फिर वहां पे जाके तो वो शायद और स्ट्रांग हो गया, और फिर वापस आ गया। अभी भी समाज में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे बाल विवाह होता है और उसके बाद भी लोग चुपचाप सहते हैं, लेकिन इसके लिए हर कोई प्रयास तो कर रहा है अपने स्तर से, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है ऐसे। केस मैं भी हम देखता हूँ, आप भी देखते लोग होंगे। सॉरी, हम लोग एक क्वेश्चन और लेंगे क्योंकि मुझे 4:30 बजे कहीं पहुंचना है। बिल्कुल मैम। हाँ। ठीक ही। बस ठीक है। अच्छा तो अंत में मैम ये कहते हैं कि आप डांस और घूमने के भी शौकीन हैं, डांस भी करती थी, तो अब कैसे मैनेज होता होगा? अब तो मैं फिर। 2-3 चीजों की शौकीन हूँ। पेंटिंग बहुत पसंद करती हूँ, डांस पसंद करती हूँ, बर्ड वॉचिंग पसंद करती हूँ, घूमना तो सभी को आई थिंक पसंद होता है। और अभी कुछ नहीं हो पाता है क्योंकि काम का बर्डन बहुत ज्यादा है। बीच बीच में कभी मौका निकाल के मेरे हस्बैंड वगैरह आते हैं तो हम लोग डांस कर लेते हैं। और बाकी पेंटिंग का मौका तो बहुत ही कम मिल पाता है, महीने में कभी 2-3 घंटे मिल गए। अभी काम की अधिकता है, काफी ज्यादा है। तो हॉबीज ने थोड़ा बैक सीट ले लिया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जल्द ही आई विल फाइंड सम बैलेंस कि कैसे काम को और जो पर्सनल इंटरेस्ट है और हॉबीज है उनको भी मैं परस्यू कर पाऊँ। तो आई होप सून आई विल फाइंड सम राइट बैलेंस। मैम सबसे लास्ट में अंतिम सवाल ये है कि शादी जो लड़के जिन लड़कियों की शादी हो गई है उसके बाद भी उनके अंदर हौसला है कि वो कुछ करना चाहें, वो करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती, साथ में देश के युवाओं के लिए भी कोई ऐसा संदेश जिससे उनका हौसला बुलंद हो, वो आगे की पढ़ाई कर सकें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो उनके शादी के बाद भी इच्छा होती है कि यार कुछ करते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो फंसे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सभी लड़कियों को तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तुम लोगों को। पढ़ाई के साथ तुम बनो, पढ़ाई के बिना कोई स्किल सीख के बनो, बट ये बहुत जरूरी है कि खाली ना बैठे, सिर्फ अपने हस्बैंड पे, अपने इन-लॉज पे, अपनी आमदनी के वो आश्रित ना रहे। तो ये पहली कंडीशन है। दिस इज फॉर ऑल द गर्ल्स, दिस इज हाई टाइम कि हम लोग शिक्षित भी बने और हम लोग एक एक पैसे के लिए अपने हस्बैंड पे, अपने फैमिली पे आश्रित ना बने। यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये तो मस्ट है। और ये मैं सारे लड़कों को भी चाहूंगी कि वो अपनी बहनों को ये चीज कम्युनिकेट करें। आई, मेरा फोन डिस्चार्ज हो रहा है।
ये तो लड़कियों के लिए सबसे पहला मैसेज ये है कि यू हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और बाकी सब लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग जितने भी लोग हैं जिन्हें पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है लाइफ में, और जो लोग, मतलब मैं कहती हूँ कि 3 मील्स अ डे, अच्छी एजुकेशन, अच्छा रहने को घर, ये सारी सुविधाएं सबको नहीं मिलती हैं, अभी भी नहीं मिलती है। इनइक्वालिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को भी ये चीजें मिली है, मेरे ख्याल से उन सब पे मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनके लिए कुछ करे, कम से कम एक आदमी को एक आदमी आगे लेकर आए। और उसके लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। जैसे अगर नूरजहां वाला केस ही देखें, तो नूरजहां के या बिजली लाने के लिए किसी आईपीएस की आवश्यकता नहीं थी। उसके सोसाइटी के जो लोग थे, गांव के लोग थे, गांव में बिजली का कनेक्शन कब से है, 10 साल से है। तो पर कभी किसी ने सोचा ही नहीं, किसी के दिमाग में नहीं आया, उस वो आवेदन नहीं कर पाई, किसी के दिमाग में नहीं आया, तो बिजली आई नहीं। उसने पर वो अचुना टाइप्स हो गया कि हाँ हाँ कराते हैं, करते हैं। तो हम लोग कितने सेंसिटिव हैं, हम सभी लोगों को सेंसिटिविटी अपने अंदर लानी पड़ेगी। कितने लोग हैं हम जो कि मान लो हमारे यहाँ तो खाना बनाते हैं, जो हमारे यहाँ सफाई करते हैं, क्या हम लोग कभी उनसे पूछते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारे घर में सब ठीक चल रहा है? जी। हो सकता है उसको कोई परेशानी है। आपके यहाँ जो वॉचमैन होता है, गार्ड्स होते हैं, कितने लोगों से हम पूछते हैं? हम नहीं पूछते। दैट शोज लैक ऑफ एम्पैथी इन अस। तो हम लोग सब, मेरे ख्याल से सारे युवाओं को ये मेरा है कि आप लोग, देश आगे आप ही से बढ़ेगा। पॉजिटिव चीजें, जो ये एक नूरजहां का इंसिडेंट दिख रहा है, ऐसी लाखों पॉजिटिव स्टोरीज एक दिन में बन सकती है। बस हम लोग देखना शुरू करना पड़ेगा अपने आसपास, और ये प्रण लेना होगा कि हम किसी भी फील्ड में हो, हम डॉक्टर हों, टीचर हों, पत्रकार हों, लॉयर हों, जज हों, पुलिस हो, हम लोग अपने प्रोफेशन को पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, कर्तव्य निष्ठा के साथ करेंगे। कोई भी व्हील के सारे स्पोक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नहीं तो व्हील डगमगा के गिर जाएगी। तो हर प्रोफेशन का अपना इम्पोर्टेंस है। बिना प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन, डॉक्टर के बिना हम लोग कुछ नहीं है, पुलिस के बिना समाज में सिक्योरिटी नहीं है, प्रशासन के बिना सुविधाएं नहीं है, प्रेस के बिना अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सबका अपना रोल, जी। पर सब अपना रोल अच्छे से निभा दें। बस अगर उतना कर लिया तो वो आई थिंक बेस्ट नेशनल सर्विस होगी। थोड़ा ज्ञान ज्यादा हो गया, बट आई थिंक दिस इज ओनली। नहीं नहीं नहीं, होना चाहिए आपकी। यही सोच है जो अनुकृति जी को कभी कभी नहीं, अक्सर ये सुर्खियों में बनी रहती हैं और बना भी देती हैं कि वो समाज के प्रति सबसे हटकर एक अलग सोच लेकर आती हैं। कभी महिलाओं से, बच्चों से, इनका आप बहुत सारे फ़ोटो देखेंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये फ़ोटो अक्सर पोस्ट भी करती हैं कि बच्चों के साथ कभी मीटिंग, कभी महिलाओं के, कभी बुजुर्ग हैं, समाज के हर तबके के लोगों से मिलती हैं। और ऐसे कई नूरजहां को ढूंढने के अभी भी प्रयास जारी है। हमारे साथ अगर कभी मौका मिला तो फिर भी बात होगी, विस्तार से बात होगी कि आप यूपीएससी कैसे करें, आप समाज में मोटिवेट कैसे हों। अनुकृति जी जब आएंगी दिल्ली तो कभी बातचीत होगी। आज तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू, थैंक यू।